अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम घेवर चंद है। मैं रेलवे में चीफ नर्सिंग सुपरटेंडेंट की पोस्ट पे काम करता हूँ। प्लस मैं एसोसिएशन ऑफ रेलवे नर्सेस ऑफ इंडिया, जो समस्त भारत में रेलवे के जितने 600 से ज़्यादा हॉस्पिटल है उसमें काम करने वाले नर्सेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका महासचिव हूँ। और हम ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन को के साथ जुड़े हुए हैं और अपने रेलवे के इश्यूज़ को लेके हम उनके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचे हैं, नर्सेस के एक बहुत से इशुओं को आपने यहाँ पर उठाया है। तो क्या-क्या मुख्य बिंदु रहे हैं और किन पर केंद्रित मोटे होकर मोटे जो कार्य अगर किया ओवरऑल गया? ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो इस टाइम जो सबसे बड़ा हॉट मुद्दा है वो 8 सीपीसी का है। हुँ, हमारी ये एक मांग है कि मिनिस्ट्री जो ड्राफ्ट बना के भेजे उसमें ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन और उसके जितने भी घटक हैं उनकी सबकी मांग को वो अपने ड्राफ्ट में शामिल करें, और वो एक कॉम्प्रहेंसिव जो ड्राफ्ट बनेगा उसको उसमें हमारी सब मांगे समायोजित करते हुए वो पे कमीशन को रिकमेंड करें। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे आने का पर्पज़ है, क्योंकि रेलवे के अंदर हमारे कुछ इश्यूज जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो बिना पैसों के भी आराम से शॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले 5-10 सालों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और वो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज हैं। हमारा जो नॉमेनकल्चर एक ऐसा इशू है जिसमें उन्होंने अप डाउन साइड कर दिया, मतलब जो नीचे का नाम ऊपर और ऊपर का नाम नीचे कर दिया। हम ये चाहते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर हमारे ऊपर वो लागू किया जाए। इसके अलावा रेलवे की नर्सेज के लिए जो रेलवे एक्ट के तहत उनको जो है वर्किंग आवर्स को जो है बहुत बर्डन दे रखा है। हम लोग रेलवे की नर्सेज जो है महीने में लगभग 15 नाइट ड्यूटी करते हैं, तो हमारी ये डिमांड है कि वो 15 नाइट ड्यूटी कम करने के लिए हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। उसमें जो पूरे महीने के अंदर हमें जो 8 ऑफ मिलने चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सेज और बाकी सारे डिपार्टमेंट में सिवाय रेलवे को छोड़ के कहीं पे भी नहीं है, सबको 8 ऑफ मिलते हैं। हम लोग को जो है सिर्फ 4 ऑफ महीने में मिलते हैं। इस वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और वो फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से हमारे नर्सेज को ड्रेन आउट कर रहा है। कुछ रिक्त स्थान भी खाली है। रिक्त स्थान तो है, लेकिन यह है कि हम अपनी मेहनत से उस भरपाई को पूरा करते हैं। अभी 2019 में एक बड़े लेवल पे हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उसमें काफ़ी कुछ जो है जो रिक्तियाँ थी जो भर दी गई भरी थी। गई थी। लेकिन उसके बाद में काफ़ी हर साल जो रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद फिर से डिमांड जो है जनरेट हो गई है, क्योंकि जो लोग रिटायर हो गए हैं तो उसकी वजह से जो पोस्ट खाली हुई है तो उसको भी भरना है, तो उसके लिए भी हमने दिया है। इसके अलावा बहुत सारे इशू, एक नॉमेनकल्चर का छोटा सा इशू है, और इसके अलावा हमारा जो हम ग्रुप सी में रहते हैं, जबकि नर्सेज जो है 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 11 तक काम करती है, और वो 11 मतलब डीओपीटी का ऑर्डर है कि 8 से ऊपर जो भी 9 लेवल 9 और उससे ऊपर होता है वो ग्रुप ए में होने चाहिए, और लेवल 6 से लेके 8 तक जो है वो ग्रुप बी में होना चाहिए। नर्सेज की शुरुआत लेवल 7 से होती है। तो हमारा ये डिमांड है रेलवे बोर्ड और भारत सरकार से कि रेलवे के अंदर जो काम करने वाली नर्सेज हैं उनकी बहुत छोटी छोटी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करें। और आज जो है इस जंतर मंतर पे हमारे बहुत अलग अलग डिवीजन से आए हैं, बड़ोदरा से आए हैं, अजमेर से आए हैं, उदयपुर से आए हैं, कोटा से आए हैं, भोपाल से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, जयपुर से आए हैं, इसके अलावा बीकानेर से आए हैं, और जो है वेस्ट बंगाल वहाँ पे जो है ईस्टर्न रेलवे भारत के कई राज्यों से, विभिन्न सब जगह से, राज्यों से क्योंकि यहाँ से हमारी लोग जो पहुंचे। अर्नी जो है रेलवे के हमारा जो एसोसिएशन ऑफ रेलवे नर्सेस ऑफ इंडिया जो अर्नी है वो पूरे भारत की रेलवे की नर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक अच्छा हमने एक कॉल किया था कि सब लोग आए, तो उसको मान रखते हुए सारे लोग यहाँ पे आए। निजीकरण की भी कुछ बात की जा रही निजीकरण है। का रेलवे के अंदर कई कई है। हम मोटी मोटी जो है इसमें एक आउटसोर्सिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्डर निकाला था कि नर्सेज के अंदर जो मैन पावर है उसको निजीकरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी के माध्यम से जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट में निजीकरण करते हैं, और रेलवे भी इससे अछूता नहीं है। रेलवे के हॉस्पिटल्स में कई जगह होता ही है कि शॉर्टेज है, तो इस वजह से वो एक टेम्पररी मेजरमेंट के तौर पे निजीकरण करते हैं और आउटसोर्सिंग से वो लोगों को लेते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा जो मरीज है ना वो विक्टिम बनता है, वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग होती है अगर वो गलती कर देगा तो थर्ड पार्टी जो ठेकेदार होता है वो उसको निकाल देगा, लेकिन उसका क्या जो मरीज के साथ गलत हो गया। मरीज के साथ। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि किसी भी तरह से हेल्थ सर्विसेज में स्पेशली जो नर्सिंग का हो गया, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स लोग हैं, कभी आपने सुना है कि डॉक्टर को जो है निजीकरण या थर्ड पार्टी, वो भी तो है ना। तो हमारी ये डिमांड है कि हेल्थ सर्विसेज में निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा जहाँ बड़े बड़े कारपोरेटर हॉस्पिटल अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, वहाँ सरकार के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, और सरकार के अंदर काम करने वाली नर्सेज ने अपने पूरे तन मन धन से, सरकार ने उनके ऊपर फूल भी बरसाए थे, उनको ताली थाली और धन्यवाद ज्ञापन करके भी उनको मोटिवेट किया था। तो आपके सामने
जो सरकारी नर्सेज हैं उनकी अहमियत आपके सामने है। कोविड के टाइम में आपने देखा है उनको कोविड वॉरियर बोला गया है, लेकिन कोविड वॉरियर बोलने के बाद उनकी जो डिमांड्स हैं अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है तो फिर कोविड वॉरियर बोलने के बाद थोड़ा सा ये रहता है कि हमारी जो अहमियत है वो घट रही है। तो उसी चीज कोविड वॉरियर के डीए काट लिए गए हैं, ऐसे भी आरोप लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो डीए का तो ऐसा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा गया था। हम तो विक्टिम है। मैं ये मानता हूँ कि जो हेल्थ में काम करने वाले हैं उनको तो बाकायदा ओल्ड पेंशन स्कीम देना चाहिए, उनको हार्डशिप अलाउंस देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है वो अपनी जान की बाजी जो है हथेली में लेके चलता है, और हम भी अपनी जान की बाजी हथेली में लेके। कोरोना में ऐसा हुआ। आप ये सोचो कि एक नई नई नर्सिंग ऑफिसर कोई सर्विस में आती है और गलती से अगर एक नीडल प्रिक हो गया या किसी कारण से अगर उसको HIV का हो जाता है तो समाज में क्या स्टिग्मा है आप सोच सकते हैं। समाज के लोगों का ये रहता है कि भाई इसको HIV हो गया, तो एक नजरिया जो है ना वो नजरिया आप चेंज नहीं कर सकते। तो सर जंतर मंतर से क्या ज्ञापन जो सौंपा जाएगा, ये किसको सौंपा जाएगा? ये ज्ञापन जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, PMO को दिया जाएगा, और यहाँ से जितने भी रेल के और जो जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे रेलवे हो गए तो रेलवे के जो भी सुपीरियर अथॉरिटी उनको दिया जाएगा, ESI वाले या तो उनको दिया जाएगा। हमारा मुख्य जो ज्ञापन है हमारा रेलवे का वो DG रेलवे हेल्थ सर्विसेज को दिया जाएगा, और पहले भी देते रहे हैं और अभी भी हम इसको दे रहे हैं। यदि आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो फिर अगला कदम आपको? अगला कदम यही है सर कि जो AHNF कॉल करेगी, और हमारा यह है कि अगर देखो हम बहुत ही ईमानदारी और शांतिपूर्वक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की तरफ और कोई भी हेल्थ सर्विसेज को हम बाधित नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो फिर मजबूरन देखो हम भी इंसान है, हमारे पास परिवार है, तो हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये हमारा एक अंतिम हथियार होगा। जब लगेगा कि कहीं से हमारी मांग नहीं पूरी हो रही है तो फिर वो एक हमारा लास्ट ऑप्शन है।